हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ का हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था विकारी शब्द। विकारी और विकारी चल रहे थे। विकारी शब्दों में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी विशेषण की, और मैंने बताया था आपको विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। उसके बाद जो आज चलेगा, आज टर्न है किसका? क्रिया का। क्रिया रह गई, आज क्रिया देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया। क्रिया में भी सबसे पहले देखेंगे क्रिया के भेद, क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद होते हैं 2, 8 और 10। ठीक है, 2 भी होते क्रिया के भेद, 8 भी होते हैं और 10 भी होते हैं। अब पूछा किस तरह से याद है? जैसे पूछा है कर्म, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो हो गया 2। अगर ऐसे पूछा गया है जैसे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो आंसर होगा इसका कितना? 2। जैसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब ऐसे पूछ लिया अर्थ के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? 2, 8 और 10। तो रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। वो 2 कौन से बताए थे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। वैसे ही अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 10। तो सारे के सारे भेद देखेंगे और भेद के एग्जाम्पल के साथ सबको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद के बाद फिर देखेंगे जो कर्म के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो जो 2 बताए थे अकर्मक सकर्मक, उनके बारे में देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, फिर देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया के भेद। हेडिंग क्या रहेगी? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, कुल क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो होते हैं 2 भी होते हैं, 8 भी होते हैं और 10 भी। ये क्या हो गए? क्रिया के भेद हो गए 2। अगर इसमें पूछ लिया जैसे रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। उसके बाद अगर पूछा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। अगर पूछा प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कितने हुए? 10। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2। उसके बाद पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 8। और पूछ लिया प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, ये लिख लिया। क्या हेडिंग रहेगी? रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हो गए? 2। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 अकर्मक, अकर्मक क्रिया। नंबर 2 सकर्मक। आधार पर क्रिया के भेद। ठीक, लिख लिए पूरे। आधार पर क्रिया के भेद कितने हो गए? 2। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? अकर्मक क्रिया या और सकर्मक क्रिया। इसमें देखेंगे, अब इसमें भी कौन सा देखेंगे? सबसे पहले अकर्मक क्रिया। कौन सी देखेंगे? अकर्मक क्रिया। सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? अब देखो, इसके नाम से जैसा कि लिखा है अकर्मक क्रिया, मतलब अकर्मक, अ माना बिना। तो जिसमें कर्म, जो कर्म में अनुपस्थित रहता है, या जो क्रिया बिना कर्म की होती है,
जिसका प्रभाव सीधा का सीधा कर्ता पे पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधा का सीधा कर्ता पे पड़ता है, जिसमें कर्म होता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और वैसे ही सकर्मक क्रिया में क्या होगा? सकर्मक मतलब कर्म सहित, स का मतलब होता है सहित और कर्मक का मतलब होता है कर्म, जो कर्म के साथ क्रिया होती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें क्या हो, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो हम क्या देख रहे हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता? इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। अकर्मक में पॉइंट नंबर ए लिख लो। जैसे अकर्मक में लिख लो, जहां सबसे पहले ऐसे लिख लो, जहां कर्म अनुपस्थित रहता है। इसमें क्या होगा? जहां कर्म उपस्थित रहता है। ठीक है, लिख लो। अकर्मक में क्या है? जहां कर्म अनुपस्थित रहता है, और सकर्मक में जहां कर्म उपस्थित रहता है। ठीक है, लिख लिया। आगे देखें। अब इसमें सबसे पहले देखें अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होगा? ऐसे लिख लो, नंबर ए, जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है, जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जहां क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जहां क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जहां क्रिया के फल का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और तीसरा नंबर भी जैसे लिखेंगे, जैसे जब क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ गया तो किसकी प्रधानता हुई? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें लिख लो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जब कर्ता पर फल का प्रभाव पड़ेगा तो प्रधानता भी तो कर्ता ही होगी। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला नंबर लिखो तो लिख लो, ये वो लिख लो, जहां क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, जहां क्रिया संपन्न होती है उसे जहां क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आधार कहते हैं। अगला लिखो, वाक्य में क्या लगाने से उत्तर नहीं प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। वाक्य में क्या लगाने से उत्तर
प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसकी मैंने 5 ट्रिक आपको बताई जो कर्मक क्रिया की, वो पहचानने के 5 तरीके हैं। सबसे पहले क्या होगा, जिस वाक्य में अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ता है, जब कर्म उपस्थित नहीं तो किस पे पड़ेगा, कर्ता पे। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया, जिस वाक्य में क्रिया जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस स्थान पर या फिर इस तरह जिस क्रिया जहाँ क्रिया जो मतलब जिस स्थान पर या जिस जगह या फिर जहाँ भी क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, आधार। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश में उड़ रहे वो क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि क्रिया वह संपन्न, जो उड़ना क्रिया है वो संपन्न कहाँ हो रही, आकाश में। तो जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो जो आकाश में उड़ रहे हैं वो क्या हो गए, आधार हो गया। आकाश क्या है, एक आधार है। मछली समुद्र में तैर रही है, तो जो समुद्र है वो क्या आधार हो गया। किस में तैर रही है, समुद्र में। जो तैरना क्या है, क्रिया, और जो आधार क्या है, समुद्र, क्योंकि समुद्र के अंदर तैर रही है, तो मछली समुद्र में तैर रही है, तो समुद्र क्या है, आधार। ठीक है, उसके बाद वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जैसे जो एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल में देखना, जैसे सीता रामायण पढ़ रही है, तो अगर क्या लगाएंगे, जैसे सीता क्या पढ़ रही है, तो एकदम आंसर आएगा रामायण पढ़ रही है। सीता क्या कर रही है, रामायण पढ़ रही है, तो इसमें ये क्या हो गया, ये होगी सकर्मक क्रिया। और मैंने क्या बताया, वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, मोहन हंसता है। ठीक है, राम पढ़ता है, मोहन हंसता है। अब इसमें क्या लगाओ तो क्या हो, राम क्या पढ़ता है, तो बाकी है राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है हमें नहीं पता, मतलब इसमें कर्म अनुपस्थित है, तो बाकी में क्या लगाने से उत्तर या आंसर नहीं मिलता है, तो इसमें ये हो गया। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखो, जगह लिख लो। जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, अब देखना इसमें सारे के सारे इसमें फिट है, जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहते हैं। देखो इसमें जो कहीं कर्म है, ठीक है, जहां क्रिया का फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता। अब पढ़ना है, जो पढ़ना का जो क्रिया है, जो पढ़ना, ठीक है, राम पढ़ता है, तो पढ़ता में क्या है, इसमें ये क्या है, ये क्रिया है पढ़ना। ठीक है, लेकिन इसमें कर्म कहीं नहीं है, तो इसमें क्या है, जहाँ क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता, तो पढ़ना का प्रभाव सीधे सीधे राम पे पड़ रहा है, जो पढ़ना का प्रभाव है सीधे राम पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद अगला क्या, जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे आधार कहते हैं, इसमें नहीं है। इसके बाद वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वाक्य में राम क्या पढ़ता है, कहीं पता चल रहा क्या पढ़ता है, नहीं पता चल रहा, तो क्या है, ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद अगला देख लो, जैसे अगला है मोहन हंसता है। मोहन हंसता है, अब जो हंसना का प्रभाव है सीधे किस पे पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। अब इसमें क्या लगा, मोहन क्या करता है, मतलब मोहन, जैसे मोहन क्या हंसता है, तो हंसना का कुछ है ही नहीं, क्या पड़ता, सीधा सीधा क्या करता है, मोहन हंसता है, और हंसना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे सीधे कर्ता मोहन पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब जैसे अगला देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, अब देखना, जो आकाश है ये क्या है, आधार है, क्योंकि पक्षी का उड़ रहे, देखो ये वाला है, जहाँ क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, आधार। जो डी नंबर है उसे देखो, उसे क्या कहते हैं, आधार। तो उड़ना का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है, पक्षी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो उड़ना क्या है और पक्षी क्या है, कर्ता, और उड़ना क्या है, क्रिया। तो उड़ना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता अर्थात पक्षी पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। अब अगला देखें, जैसे दिख रहा, छात्र मैदान में खेलते हैं, या फिर समुद्र उफन रहा है। चलो देखो, तीसरा चौथा देखो, छात्र
छात्र मैदान में खेलते हैं। छात्र मैदान में खेलते हैं। तो जो मैदान क्या है, मैदान एक क्या है, आधार है। मैदान क्या है, आधार है। तो खेलना का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, छात्र अर्थात कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया आपने देख ली। ठीक है, इसके बाद अब क्या देखेंगे, सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या दूसरा, सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे क्या सकर्मक क्रिया, देखेंगे सकर्मक क्रिया में क्या बताया, जहां पे सकर्मक क्रिया में जहां पे क्या होता है, जो सकर्मक क्रिया है इसमें क्या रहता है, कर्म उपस्थित रहता है। सकर्मक क्रिया में क्या रहता है, इसमें कर्म उपस्थित रहता है। और जहां पे जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ता है, सीधे सीधे किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया का प्रभाव है सीधा सीधा कर्म पे पड़ता है। अर्थात यहाँ जहां पर कर्म की प्रधानता रहती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, इसमें वाक्य उपस्थित रहता है। इसमें क्या वाक्य में क्या रहता, कर्म उपस्थित रहता वाक्य में, क्योंकि ये सकर्मक है, कर्म के साथ है। तो सकर्मक में वाक्य में कर्म उपस्थित रहता है। वाक्य में क्या रहता है, कर्म उपस्थित रहता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर क्या लिखा, दूसरे नंबर में लिखेंगे जैसे क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पे न पड़कर किस पे पड़ता है, सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित है। इसमें क्रिया के फल का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, सीधे कर्म पर क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। इसके बाद अगला देखेंगे, वाक्य में कर्म की, जब कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, जैसे वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। वाक्य में क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, राम रामायण पढ़ता है। यहाँ पे देखो, श्याम रामायण पढ़ता है। तो श्याम क्या पढ़ता है, श्याम रामायण पढ़ता है। तो श्याम क्या पढ़ता है, रामायण। क्या पढ़ता है, रामायण। ठीक है, अब जो पढ़ना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जैसे श्याम क्या पढ़ रहा है, रामायण। अब जो पढ़ता का प्रभाव किस पे पड़ता है, सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। ठीक है, तो इस पे पड़ रहा है कर्म पे। तो क्या पढ़ता है, सबसे पहले हम पहचानने का सबसे अच्छी तरीका है
इसमें क्या लगा के देखो, सकर्मक अकर्मक में अगर क्या लगाने से आंसर मिल रहा है तो हमारा हो गया सकर्मक, और क्या लगाने से आंसर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया अकर्मक। तो राम क्या पढ़ रहा, रामायण है। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे, और ये पढ़ना का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा, रामायण पे। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल। सीता गीत गाती है,